हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का है, जो आर्ट्स वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कॉमर्स वालों के लिए। तो आज की इस क्लास में जो है आप इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 कर रहे हैं, पार्ट 4 वीडियो को देखेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लगभग 10 से 12 आप करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पे आपके लिए बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं 2024 टॉपर बैच प्लेलिस्ट में जाकर, या इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सनी सर सर्च करेंगे तब पर भी जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। तो आज की इस क्लास में जो है पार्ट 4 इकोनॉमिक्स के जो भी वीडियो है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो है 36 से करेंगे। इससे पहले हो चुका है। क्वेश्चन है, सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच जो है क्या संबंध है, यानी सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच क्या रिलेशन है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच निम्नलिखित संबंध है। पहले ई लिख देंगे, उसके बाद 1 नंबर देके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो जब कुल उत्पाद तेजी से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी जो है बढ़ता है। पहला संबंध, अगर कुल उत्पादन बढ़ेगा तो सीमांत उत्पाद भी जो है बढ़ेगा। ठीक है, पहला संबंध। दूसरा, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद भी जो है क्या होता है? अधिकतम होता है। कुल उत्पाद जितने ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा सीमांत उत्पाद होगा। तो ये दोनों में संबंध है। तीसरा एक वाव संबंध जान लीजिए, जब कुल उत्पाद घटता है तो सीमांत उत्पाद जो है ऋणात्मक हो जाता है। यानी कुल उत्पाद घट रहा है तो सीमांत उत्पाद भी घटेगा, मतलब ऋणात्मक हो जाता है। समझ गए? यानी आपको इतने याद रखेला है कि सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच संबंध का है। तो अगर कुल उत्पाद बढ़ाएंगे आप तो सीमांत उत्पाद भी जो है क्या होगा? आपका बढ़ेगा। कुल उत्पाद घटाएंगे तो सीमांत उत्पाद भी जो है क्या होगा? घटेगा। बस खेला खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत की अवधारणा की उल्लेख करें। तो देखिए, कुल लागत किसे कहते हैं? आइए हम आपको समझाते हैं। कुल लागत मतलब होता है किसी भी वस्तु को बनाने में कितना पैसा टोटल लग रहा है। गाड़ी भाड़ा, तेल खर्चा सब कुछ जोड़ जाड़ के जितना टोटल पैसा लगता है उसी को हमने के कहते हैं कुल लागत। बात समझ गए? वेरी गुड। कुल लागत का है तो टोटल बनाने में, जैसे फॉर एग्जांपल कि एगो जो है मोबाइल बनाने में आदमी को कितना खर्चा लगता होगा, गाड़ी भाड़ा जो भी सामान आता है बाहर से सब जोड़ जाड़ के एगो मोबाइल बनाने में जो है टोटल जो है 10,000 खर्चा हो रहा है। तो कुल लागत जो है 10,000 हुआ। मोबाइल के एगो पार्ट बनाने में, मतलब कि मोबाइल के एगो पार्ट स्पीकर समझ लीजिए, स्पीकर बनाने में जितना पैसा खर्चा होगा उसे हमने के कहेंगे सीमांत लागत। बात समझ में आया? यानी एगो सामान बनाने में जो है टोटल खर्चा को कुल लागत कहते हैं। उस सामान के एगो पार्ट बनाने में जो है खर्चा आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अब फिर कह रहा है औसत लागत। अब औसत लागत समझिए, यानी कि औसत लागत यानी कुल लागत में से आप सीमांत लागत को घटाइएगा तो जो आएगा उसे औसत लागत कहते हैं। कहने का मतलब कि टोटल सामान जो है आप बनाएं तो वो जो है कितना में बन के तैयार हो गया, और उससे एगो अगर एक्स्ट्रा अगर सामान आप बनाते हैं या एगो कम सामान बनाते हैं तो और कितना ज्यादा या कितना कम पैसा लगेगा उसे औसत लागत कहते हैं। फिर से समझिए, कुल लागत यानी एक वस्तु को बनाने में टोटल जितना खर्चा होता है उसे कुल लागत कहते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? सीमांत लागत का है तो एगो उसका पार्ट बनाने में जो खर्चा होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि औसत लागत का है। तो अगर जो है
आप एगो मोबाइल बना रहे हैं, एगो मोबाइल में अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ डालेला है एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा एगो डाले में जितना और खर्चा आएगा ना उसको कहेंगे हम लोग औसत लागत। बात आप समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं फिर भी जो है आप क्या करेंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप नोट्स को देख लेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अब कहेंगे सर नोट्स कहाँ से देखेंगे, तो नोट्स आपके SGS क्लासेस एप्लीकेशन में जो है दिए गए हैं। आप जो है SGS क्लासेस को जो है फोन में डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाकर जो है आप क्या कीजिए, तो आप जो है ना क्रैश कोर्स को जो है खरीदिए, जो आपके जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेगा। ये क्रैश कोर्स जो है 499 का होता है, जिसमें आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स सभी हैं। आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर, ये सभी दिए गए हैं। आप जाकर इसे ज्वाइन कीजिए और उसके बाद जो है पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, और जैसे ही पढ़ेंगे 400 नंबर तो आप कम से कम लाएंगे, है कि नहीं। आइए सर थर्ड क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक को बताइए। एक वस्तु का मांग जो है बढ़ जाता है या चाहे घट जाता है, एक प्रभावित करे वाला कारक का है। तो पहला कि उपभोक्ता का जो है इनकम कितना है। अगर मान के चलिए कोई वस्तु मार्केट में नया आया है और जो ग्राहक जो भी ग्राहक उतना आसपास के है ओकर इनकम जो है हईले नहीं है, तो का वो वस्तु बिकाएगा? नहीं बिकाएगा, यानी वस्तु की मांग कम हो गई है। तो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले पहला कारक कि वहां पे ग्राहकों का जो है इनकम कितना है। दूसरा कारक कि इन ग्राहकों को जो है कौन सा चीज पसंद है यहाँ पे, तो वो भी जो है डिपेंड करता है। उसके बाद इन ग्राहक जो है कैसे जो है अपना जीवन यापन करते हैं, ये पैसा भी जो है मैटर करता है सर। तो आप जो है आपसे अगर पूछे तो पहला लिखेंगे उपभोक्ता की आय, पसंद और आदत जो है वस्तु की मांग और मांग को जो है घटाता या बढ़ाता है, यानी प्रभावित करता है। दूसरा आप बताएंगे स्थानापन्न वस्तुओं की मांग, यानी कौन से स्थान पे किस वस्तु का मांग है, ये भी जो है वस्तु की मांग को घटाता या बढ़ाता है। तीसरा आप लिखेंगे कि व्यय का अनुपात, यानी वहां के लोग कितना खर्चा करना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी वस्तु जो है ज्यादा बिकता है कम बिकता है। चौथा वस्तु की प्रकृति, वस्तु कैसी है, अगर वस्तु ले जाएगा कोई आदमी तो 2 दिन में खराब नहीं ना हो जाएगा, तो ये भी जो है डिपेंड करता है। तो आप नोट्स में 5 गो देवल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट है मुद्रा की विशेषताएं क्या है या इसके प्राथमिक कार्य समझाइए। मुद्रा यानी पैसा, पैसा के काम का है। आप हम ये बताएंगे तो हमारा खुद खराब लगेगा। आप बताइए कि पैसा के काम का है। पैसा के क्या काम है? वस्तुओं को खरीदना और बेचना पैसा के काम है। दूसरा आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और आपके परिवार का देखभाल करना भी पैसा का काम है कि नहीं। तो पैसा के क्या काम है आप बढ़िया से जानते हैं। प्राथमिक कार्य की कहे, इसके प्राथमिक कार्य क्या है, दोनों एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, तब मुद्रा के प्राथमिक कार्य ये है कि ये जो है हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, ये सबसे प्राथमिक कार्य है। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आपकी जरूरत नहीं पूरा हो सकती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद साख एवं अधिविकर्ष में क्या अंतर है। एगो होता है नगद साख और एगो होता है अधिविकर्ष। देखिए नगद साख क्या होता है, जब आपको डायरेक्ट कोई विश्वास पे पैसा देता है, डायरेक्ट, जैसे आप ना ही बैंक में गए ना ही कहीं पे गए और आपको डायरेक्ट जो है विश्वास पे कोई पैसा दे दिया, तो उसे कहते हैं नगद साख है। अधिविकर्ष होता है आप किसी कंपनी या बैंक से जाके लोन लेते हैं, उसे अधिविकर्ष कहते हैं। ठीक है सर, तो नगद साख और अधिविकर्ष में अंतर का है। तो नगद साख में जो है ब्याज तनी ज्यादा होता है, लेकिन अधिविकर्ष में जो है नगद साख से भी जो है ज्यादा ब्याज होता है। ठीक है, नगद साख आप कितनों दिन तक रखिए,
आपको जो है कोई पर्सनल आदमी दिया है तो वो 2 साल बाद जो है 5 साल बाद दे सकते हैं, लेकिन ओकर सूद जोड़ेगा वो आदमी। लेकिन अधिविकर्ष जो है वो लिमिटेड समय के लिए होता है। कोई भी कंपनी या बैंक जो है आपको जो है एक निश्चित साल के लिए जो है लोन देती है। तो ये सब जो है अंतर है कि नहीं? आप लिख सकते हैं कि नहीं? नगद साख मतलब कि आप डायरेक्ट कोनो व्यक्ति से जो है पैसा लिए, ठीक है, विश्वास पे। अधिविकर्ष मतलब कि कोई बैंक से आप लोन लिए, वो अधिविकर्ष है। तो ये दोनों में अंतर आपको कर देना है। हो गया खेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे से क्या अभिप्राय है? राजकोषीय घाटे से अभिप्राय है कि सरकार जितना पैसा लगा रही है का उस हिसाब से जो है सरकार को प्राप्ति ब्याज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार जो है वो रोड बना दी 500 करोड़ के, और टैक्स जो है का एक साल में 500 करोड़ उसला जाएगा उससे कि नहीं उसलाएगा? अगर नहीं उसलाएगा तो समझिए कि सरकार जो है राजकोषीय घाटा में जा रही है। बात समझ गए? यानी राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो सरकार द्वारा लगाई गई कुल लागत और उसमें से जो भी वो पूंजी प्राप्त कर रहा है उसको अगर आप घटा के जितना बचेगा वो होता है राजकोषीय घाटा। यानी सरकार 500 करोड़ के रोड बनाई है, अगर उसको 500 करोड़ नहीं मिल रहा है साल भर में तो समझिए कि वो सरकार जो है घाटा में जा रही है। ठीक है, उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। आइए, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है इसको हमने के समझते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इस बार आप एग्जाम दे रहे हैं तो। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र लिखिए, एक तरफ समष्टि अर्थशास्त्र लिखिए। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि यानी व्यक्ति। इस अर्थशास्त्र में जो है पर्सनल व्यक्तियों के पास क्या खर्चा है, क्या इनकम है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में जो है पूरे समाज के, पूरे राष्ट्र का जो है वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था। एगो व्यक्ति के अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, आप पूरा अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र। पहला अंतर। दूसरा, इसका विश्लेषण आसान होता है। कोई एक आदमी के इनकम, व्यय यानी खर्चा उर्चा के बारे में जानना है तो सिंपल सी बात आसान होता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आसान होता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र, अब पूरे अर्थशास्त्र का आपको अध्ययन करना है तो ये क्या होता है? कठिन होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है मूलतः क्या होता है तो कीमत पे जो है विश्लेषण होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत पे विश्लेषण होता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र कीमत पे विश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब बातें। नेक्स्ट हम लोग आएंगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच जो है क्या अंतर है, तनी मनी बताइए हमको। अंतर लिखेला का है तो पहले क्वेश्चन के जो है उतार के लास्ट में लिखेंगे कि निम्नलिखित अंतर है। जैसे पूछा है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच क्या अंतर है, तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच निम्नलिखित अंतर है। अब एक तरफ जो है दोनों तरफ अलग अलग लिख के बीच से लाइन पार दीजिए। ठीक है, अब एक तरफ में लिखेंगे किसमें, तो सीमांत उपयोगिता में। सीमांत उपयोगिता का है तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे हमने के सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो है अभी वीडियो बना रहे हैं, ये जो है क्या है, ये डिजिटल बोर्ड है, ये जो है मार्कर है, और इसके बाद जो है आपके सामने कैमरा लगल है, स्टैंड लगल है। अगर यहाँ पर जो है कंप्यूटर उम्प्यूटर और जो है एगो ज़्यादा इंक्लूड कर दिया जाए और वो ज़्यादा एगो कंप्यूटर लगावे से अगर आप जो है और बेहतर से क्लास कर पाए तो आप जो है काची में आएंगे, सीमांत जो है उपयोगिता में आएंगे। ठीक है, यानी आप जितना वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उससे अगर एक वस्तु बढ़ा दिया जाए तो जो भी आपका उपयोग बढ़ जाता है उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। मतलब एक और एग्जांपल से समझिए,
मान के चलिए कि आपके पास एगो गाड़ी है, एगो गाड़ी से जो है दिन भर में जो है आप 2 से 3 बार जो है ट्रेवल अप कर पाते हैं, लेकिन आपके पास एगो गाड़ी की संख्या और बढ़ा देवल जाए तो अब जो है आप जो है एक आदमी से और एक जगह जो है ज़्यादा ट्रेवल करवा सकते हैं, तो आपका उपयोग जो है बढ़ गया, तो ये कहलाएगा सीमांत उपयोगिता। यहाँ पे है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता का है तो उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होता है, यानी उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं उससे जो ग्राहक है, उपभोक्ता मतलब कि ग्राहक होता है, तो उपयोग की जितनी भी वस्तुएं हैं उससे उपयोग यानी ग्राहक को जो भी लाभ होता है उसे हमने के कहते हैं कुल उपयोगिता। देखिए इकोनॉमिक्स को आप भारी मत समझिए, आसान समझिए, लेकिन तनी मनी आप मेमोरी पावर को जो है बढ़ाना होगा, काहे कि इकोनॉमिक्स जो है बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस में जब आप घुसेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा और ये सब समझने में भी जो है मजा आएगा। सीमांत उपयोगिता आप समझ गए होंगे कि सीमांत उपयोगिता का है मतलब जितना वस्तु का आप पहले से उपयोग कर रहे हैं एक वस्तु की संख्या आप बढ़ा दिए तो आपका उपयोग भी जो है बढ़ गया, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता का है मतलब जितना चीज का आप पहले से उपयोग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, एक जो है और सामान ज्यादा खाने पीने लगे तो उपयोग आपका बढ़ गया, तो उसे हम लोग कहेंगे कुल उपयोगिता। ठीक है, ये सभी जो है अंतर हैं। अब जो है मांग के विस्तार एवं मांग में अंतर स्पष्ट करें। देखिए मांग के विस्तार एवं मांग में जो है अंतर स्पष्ट करना है, तो वैसे ही लिखेंगे, एक तरफ मांग के विस्तार और एक तरफ मांग। ठीक है, और दोनों के बीच में लाइन पार देंगे। मांग के विस्तार में क्या लिखेंगे कि वस्तु की कीमत में कमी आने पर मांग विस्तार बढ़ जाता है। अगर ये 10 रुपया के है 5 रुपया में बेचे लगे आदमी तो जो सिंपल सी बातें हैं का डिमांड जो है बढ़ जाएगा, तो वस्तु की कीमत कम होने पर मांग विस्तार जो है बढ़ जाता है। इन्हें लिखेंगे मांग में वृद्धि में कि वस्तु की कीमत में कमी आने के अलावा और अन्य घटकों से भी जो है इसका डिमांड जो है बढ़ता है। जैसे कि एकर जो है दाम 10 रुपया है 5 रुपया हुआ तो सिंपल सी बातें हैं डिमांड तो बढ़बे करेगा, लेकिन अगर एकर क्वालिटी और बढ़िया होगा ना तो इसका डिमांड और ज्यादा होगा। तो मांग में वृद्धि जो है सिर्फ कीमत बढ़ने से ही नहीं होती है, उसके और भी कारणों से भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं मांग में वृद्धि। लेकिन मांग के विस्तार जो है सिर्फ कीमत बढ़ने पर अगर मांग बढ़ रहा है तो वो कहेंगे मांग का विस्तार। ठीक है, दूसरा है मांग के विस्तार का अर्थ है कि वस्तु के कीमत का कम हो जाना और वस्तु की मांग जो है बढ़ जाना। अगर वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है और इसका डिमांड बढ़ जाता है तो उसे कहेंगे हम लोग मांग के विस्तार। लेकिन अगर वस्तु के दाम में वृद्धि है, मांग जो है अगर वस्तु की मांग में वृद्धि भी है और इसका डिमांड भी ज्यादा है, यानी 10 रुपया से एकर दाम 15 रुपया हो गया लेकिन एकर डिमांड भी ज्यादा है, तब उसे कहेंगे मांग या मांग में वृद्धि कहेंगे। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि पूर्ति लोच को प्रभावित करने वाले घटकों का उल्लेख करें। आखिर ये पूर्ति लोच है का, पहले इसको समझिए। पूर्ति लोच है मतलब कि आपकी आवश्यकता के अनुसार आपकी मांग, ठीक है, उसी को पूर्ति लोच कहते हैं। तो पूर्ति लोच को प्रभावित करने वाले 3 वो कारक हैं। पहला वस्तु की प्रकृति, यानी जो सामान खरीद रहा है ग्राहक वो कैसन प्रकृति के है, जल्दी खराब होने वाला तो नहीं है या बहुत दिनों तक चलने वाला तो नहीं है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा उत्पादन लागत, यानी कि उसको बनाने में कितना खर्चा लगा है और वो कितना में मार्केट में बिक रहा है, तो उत्पादन लागत भी डिपेंड करता है। तीसरा है उत्पादन की तकनीक, यानी उत्पादित किया गया है तो इसमें कौन कौन से जो है तकनीक मतलब कि मशीन हो गया, खाद हो गया, इस सब का उपयोग कैसे किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि पूर्ति लोच को प्रभावित करने वाले घटकों का उल्लेख करें, तो कौन कौन से घटक हैं? वस्तु की प्रकृति, उत्पादन लागत और उत्पादन की तकनीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें। देखिए बाजार के विभिन्न प्रकार को जो है आपको स्पष्ट करेला है। तब बाजार लगभग 3 प्रकार के होता है। पहला
एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार कहने का मतलब वैसा बाजार जिस पे एक आदमी का अधिकार होता है और वो पूरे बाजार को कंट्रोल करता है, उसे ही एकाधिकार बाजार कहते हैं। एक होता है बाजार प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का होता है वैसे बाजार जिसमें ग्राहक और दुकानदार दोनों मिलकर बाजार को कंट्रोल करते हैं, उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। एक होता है तीसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मिश्रण होता है। यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई जो है अपन बिजनेस के मालिक खुद होता है और कोई पे जो है सरकार जो है मालिकाना हक दर्ज करती है। ठीक है, तो ये सभी जो है बाजार के टाइप्स हैं। बाजार 3 प्रकार के हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और अर्ध पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पकाल में किसी फर्म का पूर्ति वक्र क्या है। अल्पकाल में यानी कि छोटा सा समय में किसी फर्म की पूर्ति वक्र क्या है, तो सुनिए। अल्पकाल में एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र न्यूनतम परिवर्ती लागत से ऊपर अल्पकालीन कीमत वक्र का बढ़ाने से बढ़ता है तथा न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कमी सभी कीमतों पर निर्गत शून्य हो जाता है। अब तनी हमर भाषा में समझिए, ये जो है ना नोट्स की भाषा थी, अब इसको हम समझाते हैं। अल्पकालीन में किसी फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, यानी छोटा सा समय में, अल्पकाल मतलब छोटा समय में किसी भी फार्म मतलब कि बड़ा सा फैक्ट्री आप समझिए कि उसका न्यूनतम जो है ना फर्म का पूर्ति वक्र का है, तो जितना वो फर्म जो है सामान को उत्पादित करेगा उसका डिमांड भी जो है उतना ही होता है और वो जितना कम जो है उत्पादन करेगा उसका डिमांड उतना ही कम होता है। ये होता है अल्पकाल में किसी फर्म का पूर्ति वक्र। ठीक है, कभी कभी होता है कि अल्पकाल में जो फर्म होती है वो शून्य पर भी आ जाती है, क्योंकि जो है वो ज़्यादातर जो है नहीं उत्पादित कर पाती है वस्तुओं को। ठीक है, ये सभी जो है नोट्स में लिखे गए हैं और हमें उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स के पार्ट 4 वीडियो जो बना है वो आपको समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आया है तो हम आपको बार बार कह रहे हैं, वीडियो देखने के बाद एक बार आप नोट्स देखिए, नोट्स देखने के बाद अपने से एक बार जो है लिखिए हाथ से, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, वीडियो आप देखे हैं तो इकोनॉमिक्स जिनको हार्ड लगता है उन तक शेयर कीजिए और वीडियो देखें उनके लिए धन्यवाद।